अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड बहुत बिजी गुजरा होगा बिकॉज देयर वर 2 टेस्ट मैचेस गोइंग ऑन। बॉक्सिंग डे के हिसाब से बात करें तो 2 क्या 3 थे इनफैक्ट जो जारी थे, मगर जो 2 मैचेस जिन पे ज़्यादा फोकस रहा बिकॉज एक तरफ तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका इन एक्शन थी एंड पाकिस्तान कुड नॉट विन इट। वो कहते हैं ना करीब आया बट इवेंचुअली आखिर में ऐसा लग रहा था कि दोनों का मुकाबला है कि कौन चोक करेगा। साउथ अफ्रीका पूरे मौके दे रहा था कि हम चोक कर रहे हैं, हम को हरा सकते हो तो हरा दो, और पाकिस्तान कहता नहीं हम नहीं हराएंगे। सो यस इवेंचुअली साउथ अफ्रीका वन इट बाय 2 विकेट्स। एंड दूसरी तरफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि चल रही है इस वक्त, सो मेलबर्न में मुकाबला हो रहा था ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया हावी रही इंडिया के ऊपर एंड इवेंचुअली आज ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज 31 दिसंबर इज राइट एट द कॉर्नर टुमारो, और 31 दिसंबर तक जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट मिलना चाहिए, चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर गियरिंग अप फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सो चैंपियंस ट्रॉफी की अपग्रेडेशंस जो स्टेडियम की हुई हैं उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे आज के शो में। मैं हूं सवेरा पाशा और शुरुआत करते हैं अपने शो की, और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सवेरा। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान को मिला कि पाकिस्तान जो है यहाँ से जीत हासिल कर सकता था। जिस तरह बिल्कुल करीब आते इवेंचुअली कहीं उम्मीद भी बढ़ गई हमारी। व्हाट वेंट रॉन्ग? एक्चुअली जोर का जोड़ का मतलब ये है कि कल वाला मैच बिल्कुल जोर का जोड़ ही लगा हुआ था, ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। और यही वो सिचुएशन होती है किसी भी मैच की जब हमें बड़े बॉलर्स की याद आती है, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस। अगर ऐसी सिचुएशन उनको मिली हो तो उनको पता था कि इस सिचुएशन से मैच जीतना कैसे है जी। ये क्योंकि आपको पता है कि इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली शान मसूद वो भी एक नए कैप्टन है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैक करता हुआ हमें नजर आया। देखिए साहब आपकी बात को मैं यही रुकूंगी, एक्सपीरियंस लैक किया है शान मसूद की कैप्टनसी पे, बहुत सारे सवालात हैं, बट बिफोर दैट बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की अपग्रेडेशन का काम किस तरह चल रहा है और क्या हम टाइमली जो टाइम फ्रेम कमिट किया गया है कि उस पे पार पे हैं कि नहीं है। तो अगर हम लाहौर की सबसे पहले बात करें, गद्दाफी स्टेडियम रेनोवेशन हम मुसलसल अपग्रेड कर चुके हैं। व्हाट इज द फाइनल न्यूज़ फ्रॉम द अपग्रेडेशन, क्योंकि कल 31 दिसंबर है। सो कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या अपडेट है गद्दाफी स्टेडियम की? वालेकुम अस्सलाम सवेरा। बिल्कुल गद्दाफी स्टेडियम के उस ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस की कई मैचेस की मेज़बानी कर चुका है, PSL के मैचेस की मेज़बानी कर चुका है, और साथ ही साथ 31 दिसंबर कल आ तो रही है, लेकिन उससे पहले ग्रे स्ट्रक्चर तमाम तर जो है वो मुकम्मल हो चुका है गद्दाफी स्टेडियम का। अब सिर्फ जो है वो 1 महीना बाकी है फिनिशिंग टच के हवाले से, क्योंकि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कहा था कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान डेडलाइन दी गई है ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन आज 30 दिसंबर है, ख़त्म हो गई है, शाम हो गई है, लेकिन अब जो है अभी हम देख रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे पीछे बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग भी तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके साथ साथ इंक्लूजर्स में अब जो है वो काम आ रहा है इंस्टॉलेशन का, जो सीट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो फ्लड लाइट्स थी उनका भी मॉडल चेंज करके अब जो है वो LEDs लाइट्स जो है वो नस्ब की जा रही है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर में चूँकि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच होगा वो 22 फरवरी को लाहौर में होगा। उसके साथ 26 फरवरी को अफगानिस्तान इंग्लैंड का, और फिर 28 फरवरी को जो है वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबला आएंगे। तो 3 टीमें यहाँ पर मैचेस खेलेगी। उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल हमें देखने को मिल रहा है कि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को यहाँ पर शेड्यूल है। उसी के साथ साथ अगर इंडिया नहीं आती फाइनल में तो फिर 9 मार्च को लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम जो है वो फाइनल को होस्ट करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होगा। कादिर, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपेसिटी के हवाले से कितनी चेंजेस हुई हैं, कितनी हम अब कैपेसिटी क्या इंक्रीज होती हुई देख रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम की?
बिल्कुल सवेरा जो थी वो 24,000 तकरीबन 24,000 शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मैच देख सकते थे। अब जो है वो कैपेसिटी तकरीबन 10 से 12,000 उसमें इजाफा किया गया है और इंक्लूजर्स को जो है वो काफ़ी हाइट तक लेकर जाया गया है ताकि व्यू भी अच्छा है और दरमियान में कोई हलल भी ना पड़े। दरमियान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो खंदक खोदी गई है उससे पहले जंगले देखने को मिलते थे जो कि काफ़ी हद तक व्यू की ब्लॉकेज का बायस बनते थे। शायकीन क्रिकेट काफ़ी हद तक मायूस होते थे कि टीवी में देख लें, दूर बैठ के देखने से क्रिकेटर्स की शक्लें भी नजर नहीं आती थी। इवन जिस तरह दुबई में हम कंपैरिजन करें तो दुबई में फॉरेन से लेकर आप जब आते हैं पवेलियन एंड तक तो उसमें बिल्कुल क्लियर शक्लें नजर आती हैं प्लेयर्स की। इसी तरह अब लाहौर को उस तरीके से डिजाइन किया गया है, उनके इंक्लूजर्स को अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, उनकी हाइट बढ़ा दी गई है कि जो शायकीन क्रिकेट है उनका जो व्यू है वो बेहतरीन हो और बर्ड व्यू उनको आए। सो ना सिर्फ लाहौर से अब हम और अपडेट्स भी जानेंगे, जाहिर सी बात है रावलपिंडी दी अनदर वेन्यू। जाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद साहब से भी जानेंगे कि रावलपिंडी में किस तरह की अपग्रेडेशन चल रही है। दूसरी तरफ कराची से हुजैफा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बट सबसे पहले वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स जाहिद फारूक साहब। जाहिद साहब, क्या अपडेट है आपके पास पिंडी से? जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल तैयारियाँ मुकम्मल है। चूँकि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलाट हुई थी तो सबसे पहले जो तरक्याती काम थे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुए थे। अब ये ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक माह रह गया है और एक माह का ही काम भी सिर्फ यहाँ पे रह गया है कि जो LED लाइट्स हैं उन्होंने तब्दील होना है और फिर जो नशिस्तें हैं वो सिमटेड जो ग्राउंड के अंदर स्टैंड से वहाँ पे वो होनी है। और यही वजह है कि मैं आपको खबर एक और दे रहा हूँ कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम जो 6 जनवरी को आ रही है इस्लामाबाद, उनके मैचेस भी यहाँ से अब शिफ्ट करके इस्लामाबाद क्लब ओवल ग्राउंड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। चूँकि अगले हफ्ते से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर LED लाइट्स ने चेंज होना है और फिर साथ साथ कुर्सियाँ नई लगनी है। और ये भी आपको बता दूँ कि जो पवेलियन एंड है जहाँ पर पहले मीडिया सेंटर्स होते थे उनको थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है। उनके क्योंकि वो बिल्कुल दोनों एंड्स के ऊपर थे और वो उनकी नज़र में है कि शायद मेरी जो अभी बात हुई है कि उनको अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरा जो मीडिया स्टैंड है वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी 2 बॉक्स बनने हैं। जावेद अख्तर और अजहर महमूद जो स्टैंड थे उसके ऊपर जो बॉक्सेस बने हुए थे उनको भी गिरा के उनको कैपेसिटी को बढ़ाना था, लेकिन उस काम को भी रोक दिया गया है कि शायद लेट ना हम हो जाए। तो इस हवाले से देखा जाए तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बिल्कुल तैयार है और मैचेस के लिए। और आज अगर देखा जाए तो जो पिचेस हैं इस वक्त उसके ऊपर भी पानी खड़ा हुआ है, मतलब कि पिचेस की तैयारी शुरू कर दी गई है। जहाँ पे ग्राउंड्समैन है, जहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस हैं, जहाँ पे स्टैंड्स वाले अपने अपने काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड्समैन ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी कवरेटर है उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो आज शुरू कर दी है। और बड़ी आपने देखा होगा, अगर मेरे कैमरे में आपको दिखा सके कि पिचेस जो हैं इस वक्त वहाँ पर जो परिंदे थे वो वहां से पानी भी इतना पानी लगाया गया था। तो तैयारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हम बात करते हैं पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की आप कह रहे हैं कि अभी वो रोक दिया गया काम। इसका मतलब ये कि वही 15-16,000 की जो कैपेसिटी है वही रहेगी ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी? जी बिल्कुल, पहले भी जितनी कैपेसिटी थी 20,000 प्लस यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देख सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो भी उनको अपग्रेड कर दिया गया है। तो उसके हवाले से भी देखा जाए तो इस तादाद बड़ी है, बट इतनी जो ज़्यादा तादाद बढ़ाने की थी वो उसको रोक दिया गया है क्योंकि 2 स्टैंड्स के ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हुए थे। अजहर महमूद और जावेद अख्तर स्टैंड के ऊपर, उनके ऊपर ख्याल ये था कि इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि वो मीडिया एंड की तरफ है, लेकिन हम इस तरफ देखा जाए तो VIP जितने स्टैंड्स हैं, चाहे वो जावेद मियादाद हो, इमरान खान हो, शुएब अख्तर स्टैंड और यासर अरफात, इन स्टैंड्स के ऊपर
कुर्सियां जो है वो सिर्फ तब्दील होनी है और वो इतना कादिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। कादिर, जो फार एंड की बिल्डिंग है उसका क्या ऊपर वाला जो हम जिसको रॉयल फ्लोर या रॉयल बॉक्स का नाम देते थे, वो क्या अब आईसीसी के दफ्तर के लिए भी एक एरिया बनाया जा रहा था फार एंड की बिल्डिंग में, वो कौन सा फ्लोर है और क्या उसके ऊपर भी कोई स्पेशल काम हो रहा है? देखिए सवेरा बिल्कुल मेरे सामने है और जैसे आपको पता है कि तमाम तर ऑफिसेज जो थे वो एनसीए में शिफ्ट कर दिए गए थे और जो मीडिया डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल वसीम अकरम इंक्लूयर के जो बैक साइड पे है ऑफिसेज वगैरह उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। अलबत्ता जो ऊपर वाले 2 फ्लोर हैं, एक मीडिया फ्लोर है और एक रॉयल फ्लोर है, उनको जो है वो आईसीसी के लिए जो है वो उसको मुख्तस कर दिया गया और आईसीसी के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं, उनके कंप्यूटर्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो नस्ब कर दी जा रही हैं। तो वो 2 फ्लोर खाली करवा दिए गए हैं ऊपर वाले और 2 फ्लोर्स को आईसीसी के लिए वो मुख्तस कर दिया गया। आईसीसी का स्टाफ आएगा, यहाँ पर बैठेगा और वहाँ से ऑपरेट करेगा और यहाँ पर काम करेगा, ये उनके लिए खाली करवा दिए गए हैं। अलबत्ता अभी जो है वो कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, ऑफिसेज यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये 2 फ्लोर्स आईसीसी के लिए रखे गए। ठीक है जी, कराची की तरफ मूव ऑन करते हैं अब और जानते हैं कि कराची के स्टेडियम में जो है वो क्या किस तरह की कितनी अपग्रेडेशन हो गई और क्या वहां के काम के लिए भी अब काम कंप्लीट हो गया है या अभी भी कुछ कमी पेशी है। हुजैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुजैफा, क्या अपडेट है आपके पास? जी सवेरा, अब अच्छी खबरें हैं, मुस्बत खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये वो ग्राउंड है जहां से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना और पहला इंपैक्ट हम दुनिया को देने जा रहे हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट की पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। पहला मैच इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यूनिवर्सिटी एंड पे जो बड़ी बिल्डिंग बन रही थी जिसको एक चैलेंज समझा जा रहा था कि 2-3 माह में कंप्लीट नहीं होगी, अब उसका स्ट्रक्चर 4 मंजिला बिल्डिंग का तकरीबन बन के मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग के मराइल में दाखिल हो चुकी है। जिस तरीके से बताया गया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी इब्तिदाई तौर पर कि ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। कुछ 10% काम अभी भी बाकी रहता है, फिनिशिंग टच रहता है जिसमें तकरीबन लगभग 1 महीना लग जाएगा। जो बड़ा काम होने जा रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर वो तो एक बिल्डिंग थी, 3.5 बिलियन में से तकरीबन 1500 मिलियन का बजट जो है वो इस बिल्डिंग के लिए रखा गया था और जो हमारे ड्रेसिंग रूम्स थे जहां पे प्लेयर्स बैठा करते थे वो पुरानी बिल्डिंग से अब शिफ्ट हो जाएंगे सामने वाली बिल्डिंग के उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसा कि रिवायत रही है कि राइट हैंड साइड के ऊपर होम टीम होगी और लेफ्ट साइड पे जो है वो विजिटिंग टीम होगी, जबकि जो नीचे वाला फ्लोर है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स के लिए, एंटी करप्शन यूनिट के लिए, इनके लिए रखा गया। और जो ऊपर के फ्लोर है यानी 2nd, 3rd और 4th, वहां पे वीआईपी गैलरीज बनेंगी और जो इंटरनेशनल फैंस आएंगे, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे वो यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो एलईडी लाइट्स थी वो भी चेंज करने का काम किया जा रहा है, लेजर शो की भी यहाँ पे जो है वो मामलात होंगे तो उसके लिए भी जदीद लाइट्स की जा रही है। और सबसे बड़ा मसला जो आप भी जानती हैं हम भी जानते हैं, फैंस का था जंगले का। इब्तिदाई तौर पर यह हिकमत अमली अपनाई गई थी कि यहाँ पे भी लाहौर की तरह डिगिंग कर दी जाए उस तरीके से, लेकिन क्योंकि वक्त कम था तो फिलहाल वो डिगिंग वाला काम तो नहीं हुआ, वो 2nd मरहले में चला गया। लेकिन जो जंगले थे, जो जाली वाले जंगले थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और जो लाहौर जैसे जंगले थे बड़े, जिसके अंदर से थोड़ा सा बेहतर व्यू आता है, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर नस्ब किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहत थोड़ी सी फैंस को मिलेगी कि व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर होगा। पार्किंग के बड़े मसाइल रहते थे इस स्टेडियम के अंदर, चेयरमैन साहब ने ऐलान किया कि 2700 गाड़ियों की पार्किंग स्टेडियम के अंदर ही होगी, तो ये भी एक बड़ा मसला फैंस का किसी हद तक जो है वो कम होने जा रहा है। और जो आपको पता होगा कि कुछ स्टैंड ऐसे थे यूनिवर्सिटी एंड के करीब जहाँ पे चेयर्स नहीं थी, तो वहाँ पे भी चेयर्स की इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो गया है, चेयर्स वहाँ पे लगने शुरू हो गई हैं। तो लगभग तकरीबन 1 महीना यहाँ पे लगेगा सारी चीज़ें फिनिश ऑफ होने में, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी वो भी यहाँ से ले जाई गई है। और जो ट्राई सीरीज़ होने जा रही है उसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ मैचेस जो है वो ट्राई सीरीज़ के मुमकिन तौर पर यहाँ पे हो जाएंगे। पार्किंग की आप जो बात कर रहे हैं, पार्किंग मुझे इंटरेस्ट इस वजह से बिकॉज़ पार्किंग के लिए बड़ा लोग जो है वो परेशान होते रहे हैं जब वो नेशनल स्टेडियम कराची में, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में आते रहे हैं। पार्किंग क्या जो स्टेडियम के पीछे वाला हिस्सा है उस तरफ पार्किंग का इंतजाम कर दिया गया? इतनी सारी कैपेसिटी कहां से आई है पार्किंग की? जी बिल्कुल, जो पिछला वाला हिस्सा है यानी यूनिवर्सिटी एंड जिसको कहा जाता है, जहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके ही पीछे जो है ये पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। आपको पता है जो फ्रंट एंड था, जो पवेलियन एंड था, वहाँ पर भी पार्किंग होती थी लेकिन वो लिमिटेड स्पेस थी। अब चूंकि दूसरा एंड भी बन गया और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है, यूनिवर्सिटी एंड जिसको कहा जाता है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का, तो वहाँ पर 2700 गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी। और जो पार्किंग का मसला है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होगा। जो टीम्स की बसेज होंगी वो भी उसी जगह पर खड़ी होंगी, वहीं पर प्लेयर्स उतरेंगे और जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाएंगे। मुजाहिद साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा टास्क था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि सालों साल की जो कंस्ट्रक्शन हमें करवानी थी वो हमें एक कूजे में बंद करके एक छोटे से टाइम फ्रेम में करवानी थी। एंड मुझे लगता है बहुत हद तक मोहसिन नकवी साहब इसमें सक्सेसफुल हो गए।
काफ़ी अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए बड़ा उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और कोई किसी चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो वो मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन वाली बात ही नहीं उनमें। और हमने देखा कि जिस तरह स्पीड वर्क उन्होंने और जिस तरह काम लिया गया, और हमें कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये काम ऑन टाइम नहीं होगा। अभी आपने जिन लोगों से आपको टीवी पे लिया उन सब ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। ये वही रिमार्क्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में है। 28 साल के बाद गालिबन एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आपके स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट को देख रहे होंगे, ज़ाहिर गॉसिप्स और पूरी दुनिया में होते हैं कि जी आपकी जो फैसिलिटी है इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए, वो उसको किस तरह आपने डिज़ाइन किया। सो फार इट्स वंडरफुल जॉब, और होप कि जो उनकी उम्मीदें हैं, हम सब की उम्मीदें हैं कि जिस तरह काम हुआ उसी तरह के रिजल्ट भी मिलने चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में जाए और फाइनल लाहौर में हो। इंडिया पहुंचे ना पहुंचे उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह की एफर्ट की उसका जो एंडिंग रिजल्ट है वो वंडरफुल होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब परफॉर्मेंस भी उसी तरह की आनी चाहिए जिस तरह की प्रिपरेशन हो रही है। बट मुजाहिद साहब, थोड़ा सा आपको ये लगता है कि क्योंकि कोई जो राउंड मैच है, कोई लीग मैच पाकिस्तान का लाहौर में नहीं है, इटसेल्फ लाहौर ऑब्वियसली इट इज़ द बिग वेन्यू, सो लाहौर में जो मैच होना था विच वाज पाकिस्तान इंडिया, वो अब दुबई में खेला जाएगा, थोड़ा सा उसकी कमी पेशी लगती है कहीं? ओबियसली देखें, कोई भी प्लेयर जो अपने मुल्क में हर कोई खेलना चाहता है, ये चीज़ ओबियसली क्राउड भी मिस करेगा। हम सब यहाँ पे बैठ के जब बात करेंगे इन चीज़ों को, डेफिनेटली हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते रहेंगे कि एक किसी प्लेयर की फीलिंग कैसे होती है जब वो अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेलता, या इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 28 साल के बाद इस मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिस तो करेंगे, लेकिन मजबूरी क्या करें, जब आपने एक फ्यूजन प्रोग्राम दे ही दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें ये कबूल करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुँचेंगे और लाहौर में पूरी दुनिया खेलते हुए देखेगी। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है कि लाहौर में पूरी दुनिया हमें फाइनल खेलते हुए देखेगी। कादिर ख्वाजा के पास मैं एक दफ़ा फिर से वापस जाना चाहूँगी। कादिर, ट्रेंचेस की जो हम बात कर रहे थे वो भी सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स नहीं हैं, ट्रेंचेस आ गए हैं, ट्रेंचेस कितने मतलब पूरा वो चीज़ भी प्लान आउट हो गई है, वो चीज़ भी इन प्रोसेस है या इट्स डन? सॉरी सवेरा, आपकी आवाज़ थोड़ी कादिर, ट्रेंचेस की जो बात कर रहे थे ना कि ग्रिल्स हटा देंगे, ट्रेंचेस बन जाएंगे, वो सारा काम भी पूरा हो गया है? बिल्कुल सवेरा, यहाँ पर अगर अभी चूंकि लाइट डाउन हो चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल कोई जंगला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी बाहर के स्टेडियम में जो है वो व्यू आता है और बाहर शायकीन क्रिकेट बिल्कुल क्लोजली ग्राउंड को देख सकते हैं और बिला जो है वो किसी रुकावट के यहाँ पर वो मैच देखेंगे। और ग्राउंड जंगले उतरने की वजह से ग्राउंड करीब करीब लग रहा है। मेरा कैमरामैन और मेरा जो स्टाफ था वो भी यही कह रहा था कि ग्राउंड जो है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ग्राउंड छोटा नहीं हुआ, आप लोगों को जंगले जो है वो जो रुकावट आती थी तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक ग्राउंड बड़ा दिखाई देता था और स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स थे वो काफ़ी दूर थे, इस वजह से स्टेडियम की जो लुक थी वो बहुत दूर दिखाई देती थी। अलबत्ता यहाँ पर ये बहुत अच्छा हुआ के दरमियान में जिस तरह वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका में खंदक खोदी जाती है, उसके ऊपर नेट्स लगाए जाते हैं। एक जो है वो तकरीबन उसकी काफ़ी है वो मोटा नेट होगा और उसके बाद बारीक नेट होगा जो बॉल पकड़ने के लिए भी होगा, ताकि कोई शायकीन क्रिकेट उधर से जो है वो यहाँ पर ग्राउंड के अंदर दाखिल ना हो सके। इसलिए दूसरी जानिब अगर यहाँ पर पिचेस की बात की जाए तो पिचेस को भी खासी तैयारी की गई थी। ग्राउंड स्टाफ जो था वो यहाँ पर तैयारी कर रहा था। अभी रात के आधे पहर क्योंकि बारिश हुई लाहौर में, 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही, जिसकी वजह से फिर भी हमने काम देखा कि डिले नहीं हुआ। यहाँ पर वासा की तरफ से जो हुकाम थे, जो शक्कर मशीनें थी वो यहाँ पर आ चुकी थी पानी निकालने के लिए। अब जो है वो रात के आधे पहर में भी सीटों की जो सीट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन का काम जारी है। एक तरफ वाइट जो है वो सीट्स लगाई जा रही हैं, एक तरफ ग्रीन सीट्स लगाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के झंडे से जो है वो मिलती जुलती यहाँ पर जो है वो डिज़ाइनिंग की जाएगी और सितारा और चांद सितारा भी हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह की पहले लुक
बात नहीं थी। और दूसरी चीज ये है कि फॉरेन बिल्डिंग बिल्कुल उसी तरह उसको थोड़ा सा रेनोवेट किया जा रहा है। तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी की, हमारे घर एक इवेंट होने वाला है एंड वी आर प्लानिंग जस्ट लाइक दैट। हमें कादिर ख्वाजा लाहौर से अपडेट कर रहे थे, जाहिद मलिक साहब जो है वो पिंडी से अपडेट कर रहे थे एंड हुज़ैफा खान कराची से अपडेट कर रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मुश्ताक अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे और मुश्ताक अहमद साहब से भी हम जानेंगे, जिस तरह मुजाहिद साहब आपसे भी मैंने कंटिन्यूटी में जानना है कि जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस जिस तरह की रही, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत फायदेमंद है बिकॉज वो अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में कहीं ना कहीं ऊपर हैं। सो इस हवाले से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले आपको कंप्लीटली अपडेट किया हमने कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो जो अपग्रेडेशन पाकिस्तान में हो रही है, जिन जिन स्टेडियम्स में अपग्रेडेशन हो रही है, उनकी अभी तक कहाँ किस पॉइंट तक वो स्टेडियम्स पहुंचे हैं। यानी हम कंप्लीटली मुजाहिद साहब तैयार हैं। ये जो मेला हमारे पास मिड ऑफ फरवरी से शुरू होगा, वी आर रेडी टू सेट दैट थ्रू। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने बात भी की थी कि परफॉर्मेंस भी अब उतनी अच्छी है। ओडीआई में आर टीम इज़ डूइंग वेल, बट जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी थी, व्हाट वेंट रॉन्ग वर्सेस साउथ अफ्रीका? शान मसूद कैप्टनसी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कंबाइंड एफर्ट होती है, ख़ासतौर पे टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट सिचुएशन। सेशन बाई सेशन चेंज होता है। कई दफ़ा होता है कि एक सेशन में कोई विकेट नहीं गिरती, अगले सेशन में 7 विकेटें गिर जाती। तो आपने वो सिचुएशन को ग्रैब कैसे करना है, उसको होल्ड कैसे करना है, ये चीज़ मिस करते हैं। कि अगर आपको याद हो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट मैच में या पहला टेस्ट मैच था जिसमें हमने उनके 28 पे 6 आउट कर दिए, उसके बाद 300 प्लस वो रन कर गए, क्योंकि आपने खुर्रम शहजाद को वहाँ पे जैसे ही ऑफ किया, आप इब्रार को लेके आप गेम से ही आउट हो गए। क्योंकि वो पिच ऐसा नहीं था। आप थोड़ा सा वहाँ पे जोर लगाना कि यार एक विकेट और मिलेगी तो हम इनको फॉलो ऑन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चोक करते हैं उस सिचुएशन में, जब आपको प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ, अपनी कैप्टनसी के साथ साथ थोड़ा सा टीम के साथ जेल हो गए, एडवाइस लेके उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना होता है। तो ये चीज़ मुजाहिद साहब, उसकी रीज़न शान मसूद से जब ये पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6 विकेटों के बाद व्हाट वेंट रॉन्ग, के पाकिस्तान डीरेल हो गया, सो ही सेड हमारे पास तो इस तरह के बॉलर्स ही नहीं है जो 5 दिन की फिटनेस जिनके पास हो, जो 5 दिन के क्रिकेट में खेल सके। नहीं, ऐसा ये कंसर्न था जो कि कैप्टन ने ही सामने बताया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहला टेस्ट मैच देखें, आमिर जमाल नहीं खेला, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आउट करके आ रहा था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया जी पहले टेस्ट में आमिर जमाल नहीं था। मैं बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन जब वो खेला, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बात ये कि आप लेम एक्सक्यूजेस की तरफ ना जाएं। आप जो ग्राउंड के अंदर सिचुएशन बनती है उसको अपनी फेवर में किस तरह लेके आते हैं और उसको फिर होल्ड करके एंडिंग सिचुएशन मींस के पॉजिटिव नोट के ऊपर किस तरह फिनिश करते हैं, ये इसको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यस्टरडे जिस तरह हमने उनके 8 विकेट आउट किए, ऐसे लगता था टॉप क्लास के प्लेयर सबको आउट कर दिया, और वहाँ पे आके आपने रमाडा से 35 रन उस सिचुएशन में करवा दिए, जब पिछले अगर उनके 3-4 साल की टेस्ट क्रिकेट की एवरेज भी निकालें, कभी उन्होंने 30 प्लस रन ही नहीं किए। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में आपने प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ कैप्टनसी नहीं की। आपको पता था कि यहाँ पे बॉलर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फटीग की तरफ जा रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कंटिन्यूसली 5-6 ओवर करते हैं तो आपकी लेंथ थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और ये सिर्फ सेकंड इनिंग की बात नहीं है, फर्स्ट इनिंग में भी तकरीबन कोई 88 रन्स जो हैं वो हमने टेल से खाए, और टेल मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप आउट करके टेल से हमने 88 रन्स जो है वो हमें पड़ गए थे। हम साथ साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन इन किया है जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर ने, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मुशी भाई ये तो वो फैमिली मेंबर हैं जो थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं, टहल के चले जाते हैं। आप कहाँ गायब रहते हैं मुशी भाई? इधर से उधर, उधर से उधर, और क्या हमने किधर जाना है? हम इधर ही हैं, अल्लाह के फजल व करम से। हम किधर जाना है? So South Africa versus Pakistan, the first test, Mushi bhai, what went wrong? I think first of all, let me tell you one thing. I think the most important thing is we have to see the positive things. ये पाकिस्तान जो वनडे सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, ये बहुत बहुत अच्छी बात है।
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आती है। अब जो ये टेस्ट मैच हारे हैं हम, ये टेस्ट मैच में मुझे जो लगता है, एक तो क्रेडिट देना चाहिए, बहुत अच्छा फाइट बैक किया इन्होंने। कंडीशन ऐसी थी, मुश्किल पिच थी, दोनों टीमों के लिए मुश्किल पिच थी, बट आई थिंक अब्बास की सिलेक्शन को क्रेडिट देना चाहिए, सिलेक्टर्स को और उनकी मैनेजमेंट को। बट जितना भी सारा कुछ देखा जाए पॉजिटिव, सऊद शकील बहुत अच्छा खेला, छोटी छोटी इनिंग्स लोगों ने अच्छी खेली, तगड़े खेल रहे हैं, टीम अच्छा यूनाइटेड लग रही है, जेल लग रही है। तो आई थिंक जहां पे हम थोड़ा मिस्टेक करते हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है टैक्टिकली, वो हम ना 8वें नंबर तक हम जमाल को खिला रहे हैं ताकि वो बैटिंग भी कुछ कर सके। जबकि आपको यहाँ पे टेस्ट मैच में इतना घास भी हो ना, तो आपको स्पिनर बनता है। आपने उसकी एग्जांपल जैसे फर्स्ट इनिंग्स में आपने देखा, वो जो लड़का 81 कर गया है, अगर वहां पे कोई स्पिनर होता तो जैसे साइम अयूब ने आके ओवर किया, उसने फौरन विकेट ले लिया था कि साइम अयूब इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर। सो व्हाट आई एम सेइंग, टेस्ट क्रिकेट में कई दफा आपके 6-7 बैट्समैन अगर आपको रन्स करके मैच नहीं जितवाते, तो देन मुश्किल हो जाता है आप 8वें नंबर पे रिलाई करना। सो यू हैव टू प्ले अ गुड स्पिनर हु कैन गेट यू विकेट। जब आपकी सिचुएशन देखे ना, अब्बास जितना फिट था, जितना उसने लंबे लंबे स्पेल किए, उसकी जगह कोई और होता तो ये मैच तो पहले खत्म हो गया हुआ था, हम हार जाते पहले। मगर बिकॉज उसने एक एंड से संभाला हुआ था, विकेट भी लेता था, स्कोर भी नहीं दे रहा था। तो स्पिनर का भी रोल ये फर्स्ट इनिंग से लेकर सेकंड इनिंग्स में ये भी होता है को रोटेट भी मिस द ट्रिक। मुझे लगता था एक स्पिनर खिलाना चाहिए था, एक स्पिनर खिलाना चाहिए था। मुझे साहब एक अजीब क्वालिटी है पाकिस्तान टीम की, हम दूसरे स्टार्स बनाते हैं। द डेब्यूटेंट कॉर्बन बॉश, बॉलिंग में भी कॉर्बन बॉश ऐसे लगे कि कमाल करते हुए 4 विकेटें उन्होंने हासिल की पहली जब इनिंग में, जब वो आए। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने रन्स बनाए, हम दूसरी टीम्स के हीरोज बनाने में बड़े मशहूर हैं। देखो कई दफ़ा ऐसा होता है सवेरा कि जो बैटिंग करने वाला है उसकी एबिलिटी को मैं क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, एबिलिटी थी उनमें, आपने उसको उस तरह की बॉलिंग भी की जहाँ पे उसके फेवरेट शॉट्स लगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो टेल एंडर था, ऐसा फीलिंग किसी सिचुएशन में नहीं। हाँ, दूसरे एंड को इतना अलाउड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आपके साथ 8वां 9वां 10वां बैट्समैन खेल रहा था तो आपको फिर वहीं पे किल एंड देयर वाली सिचुएशन में चला जाना चाहिए। जैसे हम ग्रेट वसीम अकरम वकार यूनुस को देखते थे कि ऐसी सिचुएशन के वो मास्टर क्लास थे। तो आपको उस तरह के अब बॉलर्स डेवलप करने के, या इस सिचुएशन में आपने उस ग्रेट बॉलर की तरह रिजल्ट किस तरह लेना है, ये वो चीज़ है जिसको हम लैक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है यही वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको शान मसूद भी मिस कर देता है कहीं ना कहीं, कि यार आपने छोटे बॉलर से या बड़ी सिचुएशन में बड़ा रिजल्ट किस तरह लेना है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ उसको सीखनी पड़ेगी। कई बात मुश्ताक ने जिस तरह बात की कि जो ऑस्ट्रेलिया में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वाइट वॉश किया, ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं और क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैम्पियनशिप है वो भी ODI में। तो अब वो सिचुएशन को तो हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर पर जिस तरह आमिर जमाल की बात की कि अगर आप 5 बैट्समैन रन्स नहीं करते, क्या कर लेना है। तो इस सिचुएशन से निकल के आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए, पिच जैसी मर्जी हो, इसमें तो दो राय नहीं है कि दुनिया के जितने भी वाइट प्लेयर्स हैं या गोरे प्लेयर हैं, वो स्पिनर से कहीं ना कहीं हमेशा डर के रहते हैं और उनको खेलना हमेशा से उनके लिए मुश्किल है। तो एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए। मुझे भाई एक चीज जो कि हम मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में, और ये अभी से नहीं है, ये जिस वक्त बाबर कैप्टन थे तब भी यही हो रहा था, शान की कैप्टनसी आई तब भी यही हो रहा है। हमें जहां थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल उस मूड में, उस फॉर्म में आ जाते हैं जिस वक्त विकेटें गिरना शुरू होती हैं, जहां हमें थ्रॉटल पे पाँव रखे रहना चाहिए, जहां हमें प्रेशर बढ़ाते रहना चाहिए, हम बिल्कुल थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं। क्या ये माइंडसेट का फुकदान है, क्योंकि कैप्टन्स भी बदल रहे हैं, इवन देन यही माइंडसेट रहता है? आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है। मैं इसको थोड़ा सा आपको वापस लेके जाता हूं। जब बांग्लादेश के साथ 26 पे 6 आउट हो गए थे, आप पता होता है क्या है कि आप समझते हैं कि जो बंदा विकेटें ले रहा है वो कंटिन्यू विकेटें लेता रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको ब्रेक देनी पड़ती है। पहली इनिंग्स को आपने देखा कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, अब्बास ने अगर 7 ओवर में अगर अच्छे स्पेल करके 2 विकेटें ली हैं, तो आपने उनको 9 ओवर नहीं कराना। आपने सोचना है कि यार टी तक अगर कोई पार्टनरशिप लगी तो ये वापस आके इसकी एनर्जी लेवल रखनी है मैंने। आपने ये सोचना होता है कि सेकंड इनिंग्स में भी इससे मैंने काम लेना है। तो आपने दूसरे बॉलरों को कॉन्फिडेंस देना होता है।
जमाल को जो है इस पूरे टेस्ट मैच में कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। वो जो ऑस्ट्रेलिया में विकेटें ले रहा था इस सिचुएशन में विकेटें ले सकता था, क्योंकि आप एक बंदे के ऊपर इतना रिलाई करते हैं कि दूसरों के ऊपर ट्रस्ट छोड़ देते हैं। वो जो लड़का होता है ना, उसका माइंडसेट वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है कि यार डू यू थिंक सो, मैं आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं इनको विकेट दिलवा सकता हूँ। फिर जब वो विकेट लेने का ऐसा मौका आता है, जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, तब वो उसको लेके आते हैं, तो वो बेचारा ना इधर का होता है ना इधर का होता है। सो आई थिंक ये कैप्टनसी और मैनेजमेंट का काम होता है कि अपने प्लेयरों को उनके रोल क्लियर करके दिलेरी के साथ अगर उनको रोटेट करते, तो ये आई थिंक ये इन्होंने पहले आउट कर देना था। जैसे अगर वहां पे कोई अच्छा कम्युनिकेशन सीनियर प्लेयर बात करते टाइम पे एकदम 2-3 विकेटें गिरी, फिर जब 115 तक ये पार्टनरशिप गई, तो जिस तरह रुबादा खेलता था, तो मुझे लगता था कि सलमान आगा से 2-3 ओवर करवाए जा सकते थे, क्योंकि जितना तेज वो चला रहा था, अपने बैट की स्विंग थी उसकी, तो वो उसने स्पिनर पे आउट हो जाना था, वहां पे ग्रिप भी हो रही थी। तो आई थिंक वहां पे 2 ओवर के लिए 10 रन के लिए सलमान को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से मिस ट्रिक होता है। तो हम कई दफा डर जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते भी हो कि यार अगर उल्टा ना पड़ जाए, फैसले करते हैं फैसले उसके, फिर आपको पता है कि ना वो हमारा हदीस भी है जिसका मफहूम है कि जैसा गुमान अल्लाह से करोगे वैसे फैसला करोगे, डर के खेलोगे तो फिर ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। दिलेरी से खेलना पड़ता है, दिलेरी से लेने पड़ते हैं, चाहे गलत भी ले तो उसको ऑन करना चाहिए। फिर आप ये डर कैसे निकालेंगे? कोचेस बदल गए, सिलेक्टर्स बदल गए, कैप्टन्स बदल गए, ये डर निकल के नहीं दे रहा है। मुशी भाई, इस डर के साथ साथ बोलर्स से तो अटैक करते ही है, एक कैप्टन अपनी फील्डिंग से भी अटैक करता है। जब हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो अपनी फील्ड से कैसा अटैक करते हैं। हमें स्लिप कॉर्डन खड़ी हुई दिखती है, हमें अनऑर्थोडॉक्स जगह पे फील्डर्स खड़े हुए दिखते हैं। पाकिस्तान जब भी ऐसी फील्डिंग पोजीशंस, कभी हमें नहीं दिखता कि फील्ड से अटैक कर रहे हैं वो किसी बैटर पे। ये भी एक अलग से सिखाना पड़ेगा या ये इट कम्स नेचुरली? नहीं, आई थिंक ये आप नेचुरल भी होता है, और क्योंकि कम्युनिकेशन, सवेरा कम्युनिकेशन इज द की। कई दफा बाहर का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाहर मैनेजमेंट बैठी होती है, जैसे मैंने कहा अगर 110 रन होते तो आप फौरन एक मैसेज जरूर कप्तान को भिजवा सकते हैं कि यार व्हाट अबाउट सलमान आगा, उसको 2 ओवर करवा के मिड ऑन पीछे ले लो, बाकी फील्ड ऊपर ले लो, क्योंकि ये दे आर नॉट गुड इनफ टेक्निकली, दे आर नॉट गुड इनफ प्लेयर को वो मिड ऑन पे निकल के सिंगल ले लें, और वो तो मार रहा है। तो अगर आप ये इन आउट फील्ड कहते हैं इसको, हम इन आउट फील्ड करके आपने सिचुएशन के मुताबिक आपने बॉलर्स को चेंज करना होता है। और ये जो आप बात कर रही है कि डर, ये डर की वजह से होता है कि आप कहते हो यू होप फॉर द बेस्ट कि यार एक बॉलर खुद ही गिरेगा, खुद ही आउट हो जाएगा, और वो उस सिचुएशन के ऊपर कई दफा आपको कहते हैं ना you create wickets attacking with the fields rather than attacking with the ball. Exactly. So I think it's very important to having said that ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान और बाबर को, शान को जरूर उतरना चाहिए था कि सलमान आगा से बॉल करवा लो, या फील्ड ऐसी कर लो कि यार अगर 2-3 चौके ऊपर से मारते हैं तो फेयर इनफ, सिंगल नहीं देनी आप। तो अब ये जो तो sometimes if you think चीजें सही नहीं है, तो I think you always go back to your senior players and ask them कि ना क्या सिचुएशन है, what should we do, or you send a message outside कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, पार्टनरशिप बिल्ड अप हो रही है, do you guys have any idea? तो I think ये सारी चीजों का एलिमेंट वो बंदा करता है जब mentally you know what you're doing it. I think those are the things which is very important for Pakistan cricket. बिल्कुल बिल्कुल मुजाहिद साहब, बहुत ज़रूरी होता है बाहर से मैसेज टाइमली पहुंचना। वो इस वजह से बिकॉज कभी कभार जब आप फील्ड में होते हैं, आप कभी कभार नहीं आप पिकअप कर पा रहे होते वो चीज़ कि क्या चीज़ गलत हो रही है। बाहर से बैठ के आपको एक बेहतर ओवरव्यू दिख रहा होता है। बहुत ज़रूरी था ये चीज़ें बताना, क्योंकि हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव ऑल दीज टैक्टिक्स। ऑब्वियसली ये टैक्टिकली तो बड़ा एक अच्छा साइन होता है कि आप बाहर से एक मैसेज भेजें, क्योंकि आप ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपको कई दफ़ा आपको समझ आ जाती है कि इस सिचुएशन में अगर मैं सलमान आगा की लक या उसकी इन फॉर्म, क्योंकि जब भी वो ओडीआई में बॉलिंग करने आए उन्होंने ना सिर्फ आउट किए हैं बल्कि उन्होंने रन भी रोके और एक एवरी ओवर में एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की। लेकिन जब आप 146 रन डिफेंड कर रहे होते हैं और हर दूसरे ओवर में तीसरे ओवर में अगर मैच का जायजा लें 96 पे 4 आउट थे और 99 पे 8 आउट हो गए। वो सिचुएशन में जो बाहर बैठा कोच है वो भी डर रहा होता है कि मैंने अगर यहाँ पे कोई रॉन्ग
ऐसी मैसेज भेज दिया कि इसको चेंज करके इसको ले आओ, कहीं मैच का 5 से ही ना पलट जाए, मेरे पे ना आ जाए। हाँ। तो उस सिचुएशन में कभी कभार कप्तान कहता है कि बॉलर्स आपको फोर्स कर रहे, कप्तान एक ओवर और दे दो मुझे, यहाँ पे मैं ले जाऊंगा, मैं फिनिश कर दूंगा, ये गलती कर रहा है, ये पीछे हटके मार रहा है। तो उस सिचुएशन 3-4 चौके लग जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कप्तानी के लिए कप्तानी भी मुश्किल हो जाती है, और जो कोच बाहर बैठा हुआ वो भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेता कि यार अगर 8 आउट हो गए तो यही कप्तान डिसीजन ले ताकि अगले 2 जो यही विकेट ले। तो ये ऐसी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, ये सिचुएशन में आ जाता है कप्तान और कोच, जिससे निकलना ग्रेट बॉलर्स ही निकल सकते हैं, आम बॉलर्स या ऑर्डिनरी बॉलर नहीं निकल सकते। बात तो वही आ गई ना फिर डर की, कि नहीं जी डर के मैं मैसेज ना भेजूं कहीं मेरे ऊपर ये पूरी बंदी ना पड़ जाए। ये सिचुएशन बनती है और ये रियलिटी है, क्योंकि जैसे मुश्ताक ने बात की, अगर मैं बाहर बैठा होता तो मैं ज़रूर कहता कि यार यहाँ पे ऑफ स्पिनर को लेके आओ, क्योंकि उन्होंने तो एक चांस लेना है कि यार छोटी बाउंड्री है, बड़ा चांस है, वहाँ पे मिस हिट होती तो आप ये मैच कभी भी नहीं हारते। मिस हिट होती तो बिल्कुल मैच कभी भी नहीं हारते। मुशी भाई, नसीम शाह की अगर मैं बात करूं, शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट नसीम? बिकॉज इन द रीसेंट टाइम्स यस विकेट्स के कॉलम में दिख रहे हैं नसीम, मगर नसीम जैसे नहीं लग रहे जितना इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ नसीम, जो उसके पास स्किल है ना, वो गेंद करता है, सीम भी करता है। मुझे लगता है उसका एक्शन रिपीटेबल नहीं है। आई थिंक सम टाइम डज नॉट मैटर इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं खुद इसकी एग्जांपल हूँ, मैं जब 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, मेरा एक्शन रिपीटेबल नहीं था, मैं 3 गेंद अच्छे करता था, एक बॉल हमेशा ओवर में अच्छा नहीं करता था, चौका खा लेता था या सिंगल दे देता था। तो उसके लिए ये पता कहते कि यू गुड ओवर्स, टू बॉलिंग अ गुड ओवर्स यू गॉट टू हैव अ रिपीटेबल टेक्निक। सो आई थिंक उसका जो अगर फ्रंट आर्म देखें या उसका जो फ्रंट फुट देखें, तो वो ऐसा लैंड करता है कि जिसके ऊपर उसकी रिपीटेबिलिटी नहीं होती, जो कि एक फास्ट बॉलर की या स्पिनर की होनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नसीम शाह का जो हम कंसर्न कर रहे हैं वो ये बहुत जरूरी है। वनडे में तो चल जाता है क्योंकि फील्ड खुली होती है, आपको कट पुल पड़ती है, तो वहां पे आपको मिल जाता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट लेने के लिए, एज ए सेड टू यू, कि जी गुड ओवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब्बास कर रहा था, अब्बास की पेस भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, वो एक लाइन पे लाके एक जगह पे लाके फेंकी जा रहा था, वहां से खुद ही बॉल हिलता है। तो फिर ये आपने बैट्समैन की टेक्निक को एक्सपोज करना होता है, क्योंकि 5 to 6 मीटर जो होता है ऐसी पिचों के ऊपर जब आप 2-3 ओवर लगातार अच्छे करते हैं, तो आप कई दफा बैट्समैन फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे सही तरीके से नहीं खेलता, मिस रीड कर लेता है लाइन लेंथ को, वहां पे आपको विकेट मिल जाती है। यू कैन ओनली इट्स व्हेन यू बॉल इन गुड चैनल्स एंड गुड ओवर। सो आई थिंक नसीम का जो है वो बहुत जरूरी है कि आई थिंक जो भी कंसर्न हो गए टेक्निकली, आई थिंक दे शुड लुक एट हिज एक्शन एंड उसके ऊपर बात की जाए तो मेरा ज्यादा अच्छा है। मुझे तो ये लगता है। बाकी एक और चीज एसेट्स है हमारे पास। हाँ, एक और चीज, एक मेरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि शाहीन शाह अफरीदी को हम रेस्ट देते हैं, हम ये साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज से हमने उनको रेस्ट दे दिया कि आप रेस्ट करेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड हम बीपीएल की एनओसी दे देते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। ये वर्कलोड रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? दोनों चीजों में से क्या चीज ये हो रही है? बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट शाहीन शाह अफरीदी, फिट नसीम शाह, हमें ये प्लेयर्स फिट चाहिए, और यही वो लीग्स थी जिसकी वजह से वी लॉस्ट देम इन 2023 में नसीम नहीं थे हमारे साथ और पूरा हमारी कैंपेन तितर बितर हो गई थी। मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे आप कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है? I think you answer your own question as you always say that मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने की है कि खुद ही आप देखिए ना कि अगर शाहीन को रेस्ट दिया जाता, यहाँ पे ट्रेनिंग करता, अब शाहीन एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ऑब्वियसली उसको पैसा मिलना चाहिए और हमारा ये बिल्कुल हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि दे डिजर्व टू गेट मनी फॉर श्योर। बट आपने उनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो आपने उनको लुक आफ्टर भी करना होता है, उनको बताना होता है कि ये इतनी लीगें आप खेल सकते हो, इतनी नहीं खेल सकते, अगले महीने सर पे है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वी नीड टू गिव यू रेस्ट, वरना वो टेस्ट मैच ये खेले हम, वहाँ अमीर हमजा लेफ्ट आर्म सीमर एक एंगल बॉलर भी आपको मिल जाता है, एक डिफरेंट वेरिएशन भी मिल जाती, वो आपने एंगल को देख के कहना होता है कि एक कम्युनिकेशन होती है कि शाहीन देखो आपको रेस्ट करा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऑल द फॉर्म नहीं है ये नहीं, मगर आप जो बॉलिंग अभी कर रहा था शाहीन बहुत अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहा था, यू कैन सी कि उसका रिदम वापस आ गया था, पेस वापस आ रही थी। अब वो जो लीग में खेलेगा अगर फटीक हो गया तो फिर हम सारे यहाँ बैठ के कोसेंगे ना, फिर अगर खुदा ना खास्ता 19-20 गड़बड़ हो गई कि यार उसको रेस्ट देना चाहिए था। तो ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, दे शुड एक्चुअली सिट टुगेदर
और जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार हमने इसको डेफिनेटली ही डिजर्व टू गेट मनी, पर उसको लिए आपने फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है तो उसको कहना होता है कि देखें जी आप हमारे कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए यू हैव एक्टिवली। सो आई थिंक ये छोटा सा एलिमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी टीमों के लिए। तो आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि शाहीन को ऑब्वियसली ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू गेट दैट रिदम बैक, ये भी वो कह सकता है, मगर हमें ये लगता है कि उसको रेस्ट देके उसको ट्रेनिंग करवाते उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट रखना चाहिए अपने आप, रखेगा इंशाल्लाह। कोई मिडिल वे जरूर निकालना चाहिए था, क्योंकि शाहीन से जब इस बात के लिए इंक्वायर किया जाए तो शाहीन हमेशा ये कहते हैं कि नहीं जी मैं जितनी बॉलिंग करूंगा मुझे उतना रिदम मिलेगा, उतना एक फास्ट बॉलर के लिए यस ये भी जरूरी होता है, बट फटीग मैनेज करना भी मुजाहिद साहब जरूरी है। बेसिकली जितनी ज़्यादा आप क्रिकेट खेलेंगे आप उतना ही बोर होना शुरू होंगे। जब बोरियत होती है तो आपकी पेस कम होती है, आपका इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है। जैसे अगर वो बोरियत के साथ थकावट भी तो होगी ओब्वियसली, इसलिए बोरियत के साथ थकावट भी है। अगर बांग्लादेश लीग खेलने जाता है तो मकसद ये है कि वहाँ पे उसको उस पेस में बॉलिंग नहीं करनी, क्योंकि उसको पता है कि ही इज़ अ प्रोफेशनल, ऑब्वियसली ही डिजर्व टू गेट मनी। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि मैंने उस पेस के साथ या उस रिदम के साथ, लेकिन जहाँ पे टीम को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा आपको 9 रन आखिरी ओवर में डिफेंड करने होते हैं। तो जो आपका जो जितना भी लाइफ एक्सपीरियंस है या जो आपकी फोर्स है या पेस है या ऑफ द विकेट है या अराउंड द विकेट, वो सारे मेथड आप उस मैच में तो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नो डाउट पाकिस्तान इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। ऑब्वियसली जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन करते हैं तो आप उसके लिए एक फ्रेम भी डिज़ाइन करते हैं कि आपने इस टाइम पे कोई भी लीग ज्वाइन नहीं करनी, आपने अपने आप को फिट करना है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट हो रहा है, तो आपने अपनी तैयारी उसके लिए करनी है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट देना। सो स्पीयर हेड ऑफ बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान को तो संभाल के रखना ही है। स्पीयर हेड ऑफ बैटिंग की अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, हमने अगर ओडीआई में परफॉर्मेंस देखी हो मुशी भाई, तो ओडीआई में आपको वापस आते हुए दिखे बाबर, अपने टच में आते हुए दिखे, मगर इस वक्त जो है अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, टेस्ट में फिर बाबर वहीं अभी भी डरते हुए दिख रहे हैं, अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सका है। मुझे भी ये लगता है, आई थिंक तो ये बाबर के बीच में आता है 2-3-4 ओवर के लिए देखते हैं। ऑल दो साउथ अफ्रीकन पिचेस वर वेरी वेरी डिफिकल्ट पिचेस, इवन वनडे क्रिकेट में भी अनइवन थी, एक तरीके से पेस से बॉल नहीं आ रहा था, ग्रिप भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, अनइवन भी था, तो मुश्किल पिचें थी। उसके बावजूद उसने 2-3 50 टेस्ट मैच में 50 किया। आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आया होगा। I still believe that it was too early for Babar to bring him down, वापस टीम में लेके नहीं आना चाहिए था। उसकी वजह समटाइम ना जो आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ता है इंटरनेशनल। मुशी भाई वक्त का मुकाबला सख्त, टेस्ट में वापस लेकर नहीं आना चाहिए था बाबर को। क्या बाबर को अभी सिर्फ ओडीआई के लिए फोकस करना चाहिए? मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। मुशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।